अगस्त 1945 दुनिया ने अभी वर्ल्ड वॉर 2 के जख्मों से सांस लेना भी नहीं सीखा था कि अचानक जापान के ऊपर आग आ बरसी। जापान के दो शहर हिरोशिमा एंड नागासाकी सिर्फ शहर नहीं थे, वो इंसानी जिंदगी का मरकज थे। एक पल के अंदर स्कूल, कॉलेजेस, मस्जिदें, बाजार और पूरी की पूरी नस्लें मिट्टी बन गईं। जापान के ऊपर गिरने वाला ये बॉम्ब कोई आम बॉम्ब नहीं था, ये इंसानी तारीख का सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब था और इसके बाद दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रही। ऑफिशियल हिस्ट्री रिकॉर्ड्स में ये लिखा जाता है कि ये बॉम्ब इसलिए गिराया गया ताकि वॉर को खत्म किया जा सके और ज्यादा लोग ना मरें। लेकिन जब हम इस कहानी को गहराई से समझते हैं तो ये सवाल उठते हैं कि क्या जापान वाकई में ही जंग जीत रहा था? क्या जापान वाकई ही सरेंडर करने की तैयारी नहीं कर रहा था, या फिर हिरोशिमा और नागासाकी सिर्फ एक मिलिट्री टारगेट नहीं थे बल्कि एक मैसेज था और एक वार्निंग थी जापान के लिए? इस एपिसोड का मतलब किसी को हीरो या विलन बनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जब एक नेशन की ताकत और दूसरी नेशन का खौफ आपस में मिलती है तो इंसानी जानें कितनी सस्ती हो जाती हैं। 1945 के शुरू होते ही जापान ऑलमोस्ट टूट चुका था, उसकी नेवी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी और एयर फोर्स बहुत ही कमजोर थी और शहरों के शहर फायर बॉम्बिंग से जल रहे थे। मार्च 1945 में टोक्यो के अंदर जो बॉम्बिंग हुई, उस बॉम्बिंग के अंदर ऑलमोस्ट 1 लाख से ज्यादा सिविलियंस मारे गए। जापान के पास फ्यूल नहीं था, फूड सप्लाई कोलैप्स कर चुका था और लोग भूख से मर रहे थे। ये किसी मजबूत दुश्मन की तस्वीर नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसे मुल्क की तस्वीर थी जो बेबस हो चुका था। इस दौर में जापान के लीडर्स के अंदर डिसीजन शुरू हो चुके थे कि कैसे आखिर इस वार को खत्म किया जाए। जापान सरेंडर करने के लिए रेडी था, लेकिन एक कंडीशन के साथ, इंपीरियर हिरोहितो को रिमूव ना किया जाए। और दूसरी तरफ अमेरिका इस कंडीशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही बॉम्ब गिरा, अमेरिका ने फौरन ये कंडीशन भी मान ली, इंपीरियर को रहने दिया गया। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर ये कंडीशन माननी ही थी तो जापान के ऊपर बम गिराने की जरूरत क्या थी? इस सिचुएशन में जियोपॉलिटिक्स सामने आती है। अमेरिका सिर्फ जापान से वॉर नहीं लड़ रहा था, वो फ्यूचर के लिए दुनिया के लिए पावर बैलेंस सेट कर रहा था। सोवियत यूनियन रैपिडली यूरोप के अंदर आगे बढ़ रहा था और अमेरिका ये चाहता था कि जापान के अंदर वॉर खत्म होने का क्रेडिट सोवियत यूनियन के हाथ में न जाए। एटॉमिक बॉम्ब एक मिलिट्री वेपन से ज्यादा एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था और एक मैसेज था कि हम चाहें तो क्या कर सकते हैं और आगे आने वाले वक्त में किसका क्या हाल कर सकते हैं। हिरोशिमा को कोई रैंडम टारगेट नहीं चुना गया था, ये वो शहर था जो पहले बॉम्बिंग से ज्यादा मुतासिर नहीं हुआ था। रीजन बहुत ही सिंपल थी, अमेरिका चाहता था क्लीन डेटा और वो ये देखना चाहता था कि एक एटॉमिक बॉम्ब एक शहर के ऊपर क्या असर डाल सकता है। हिरोशिमा एक लिविंग लेबोरेटरी बन गया, वहाँ के बचे हुए इंसान एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा बन गए और जब 6 अगस्त को ये बॉम्ब गिरा तो पूरा का पूरा शहर कुछ सेकंड में ही जलकर राख हो गया। इस हमले के बाद भी जापान ने फौरन से सरेंडर नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि जापान के लोग जिद्दी थे या पॉलिटिक्स जिद में थी, बल्कि जापान का सिस्टम ऑलमोस्ट कोलैप्स में था। और फिर 3 दिन के बाद, जब दुनिया अभी हिरोशिमा के शौक से ही नहीं बाहर निकली थी, नागासाकी के ऊपर दूसरा बॉम्ब गिरा दिया गया। यहाँ पे अब एक और डिस्टर्बिंग सवाल पैदा होता है, क्या दूसरा बॉम्ब वाकई ही जरूरी था या फिर अमेरिका की तरफ से एक कंफर्मेशन शॉट था ताकि दुनिया को यह कंफर्म हो जाए कि अमेरिका के पास सिर्फ एक एटॉमिक बॉम्ब नहीं था और वो इस बॉम्ब का यूज करने में हिचकिचाता भी नहीं। इस लम्हे पर हिरोशिमा और नागासाकी जापान की एक ट्रेजेडी नहीं रहे, वो इस पूरी दुनिया के लिए एक एक्सपेरिमेंट प्लेस बन गए, क्योंकि इसके बाद जंग सिर्फ सिपाहियों के बीच में नहीं रही, पूरा शहर, पूरी नस्लें और आगे आने वाली जनरेशन टारगेट बन गई। रेडिएशन ने उन लोगों को भी मारा जो उस वक्त जिंदा बच गए। बच्चे बिना आंखों के पैदा होना शुरू हो गए, लोगों के जिस्म आहिस्ता आहिस्ता डिफॉर्म होने लगे और ट्रोमा पे ट्रोमा चलता रहा। ये बॉम्ब सिर्फ एक दिन की तबाही नहीं थी, ये नस्लों तक चली। अगर जापान पहले ही गिर चुका था, उसका सिस्टम पहले ही कोलैप्स कर चुका था, तो हिरोशिमा और नागासाकी को टारगेट करना क्यों जरूरी था? 1945 के बीच में अमेरिका सिर्फ वॉर जीतने की पोजीशन में नहीं था, बल्कि वो दुनिया का फ्यूचर शेप करने की पोजीशन में आ चुका था। यूरोप में नाजी जर्मनी गिर चुकी थी, लेकिन एशिया में जापान अभी फॉर्मली सरेंडर नहीं हुआ था। इसी वक्त के अंदर अमेरिका का सबसे सीक्रेट प्रोजेक्ट अपने फाइनल स्टेजेस में था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ये सिर्फ एक बॉम्ब बनाने का प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक नया दौर शुरू करने का प्लान था। Now I am become death, the destroyer of worlds. साइंटिस्ट जानते थे कि ये बॉम्ब किसी एक शहर को पूरी तरह तबाह करने की ताकत रखता है, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स देखना चाहते थे कि दुनिया इस पावर को कैसे देखेगी। और हिरोशिमा सिर्फ एक टारगेट नहीं था, वो एक एक्सपेरिमेंट था अमेरिका के लिए। प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन के पास जब एटॉमिक बॉम्ब का ऑप्शन आया तो डिसीजन सिर्फ मिलिट्री का नहीं था, ये डिसीजन कोल्ड वॉर के पहले पेज के टाइटल का था। अमेरिका जानता था कि सोवियत यूनियन एशिया के अंदर जापान के खिलाफ वॉर स्टार्ट करने जा रहा है। अगर सोवियत
यूनियन जापान में घुस जाता तो एशिया का पावर बैलेंस बदल जाता। अमेरिका ये चाहता था कि जापान में वॉर खत्म होने का क्रेडिट सिर्फ अमेरिका को मिले। एटॉमिक बॉम्ब ने ये गारंटी दी। एक दिन में वॉर का रुख बदल दिया गया और अमेरिका ने पूरी दुनिया को ये चीज दिखाई कि असल ताकत इस टाइम किसके पास है। मिलिट्री रिपोर्ट्स के अंदर खुद ये लिखा गया है अमेरिका की तरफ से कि हिरोशिमा उनके लिए एक आइडियल टेस्ट साइट था। जब 6 अगस्त 1945 को ये बॉम्ब गिरा तो एक ही लम्हे में 70,000 से ज्यादा लोग फौरन मारे गए। अमेरिका अगर चाहता तो हिरोशिमा के ऊपर अटैक करने के बाद उनको टाइम दे सकता था, लेकिन सिर्फ 72 घंटे गुजरने तक ही टाइम मिला और एक और बम जाके नागासाकी के ऊपर गिरा। जापान की पूरी लीडरशिप और पूरा का पूरा सिस्टम हिरोशिमा को संभालने के ऊपर लगा हुआ था, लेकिन जब नागासाकी के ऊपर अटैक हुआ तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया। इस अटैक के बाद एटॉमिक बॉम्ब वॉर एंडिंग कम और पावर स्टेटमेंट ज्यादा बन गया। हिरोशिमा के ऊपर तो अटैक हुआ, समझ में आता है कि वॉर चल रही थी, अटैक किया गया, लेकिन नागासाकी के ऊपर अटैक करने के बाद सबसे ज्यादा सवाल दुनिया ने उठाए कि एक इतने बड़े अटैक के बाद आखिर दूसरे अटैक की जरूरत ही क्या थी। ये शहर कोई प्राइमरी टारगेट भी नहीं था, असल टारगेट कोकोरा था, लेकिन क्लाउड कवर की वजह से पायलट ने नागासाकी का रुख कर लिया। सो द थिंग इज, आसमान साफ ना होने की वजह से एक शहर बिला वजह तबाह किया गया। जिस दिन दूसरा बॉम्ब गिरा उसी दिन सोवियत यूनियन ने वॉर स्टार्ट कर दी जापान के खिलाफ। ये वो मोमेंट था जब जापान को रियलाइज हो गया कि अब वो हर तरफ से गिर चुका है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन और तीसरा फिर से एटॉमिक बॉम्ब अटैक होने का खौफ। कई हिस्टोरियंस के मुताबिक जापान का सरेंडर करने का असल रीजन एटॉमिक बॉम्ब का डर नहीं बल्कि सोवियत यूनियन का खौफ था। लेकिन अपनी पावर का इस्तेमाल करके अमेरिका ने दुनिया को ये नैरेटिव बेचा कि अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब के हेल्प से जापान के अंदर वॉर को खत्म किया, क्योंकि लोगों को अगर ये समझ आ जाती कि सोवियत यूनियन की वजह से ही ये जंग खत्म हुई है तो एटॉमिक बॉम्ब का डर इस दुनिया के अंदर से खत्म हो सकता था। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर एटॉमिक बॉम्ब वॉर को खत्म करने के लिए बनाया गया है तो आज तक दुनिया एटॉमिक बॉम्ब के खौफ से क्यों जी रही है? एंड यू नो व्हाट, बॉम्ब गिरने के बाद कहानी खत्म नहीं हुई। असल कहानी शुरू ही तब हुई जब बॉम्ब गिर चुका था। हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर ब्लास्ट में जो लोग बच गए उन्हें एक स्पेसिफिक नाम दिया गया, हिबाकुशा। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी आंखों से शहर को भाप बनते देखा था, अपने हाथों से अपने लोगों के टुकड़े उठाए थे और फिर जिंदगी भर उस वक्त का बोझ उठाए रखा। और रेडिएशंस सिर्फ उस दिन तक मखसूस नहीं रही, उन रेडिएशन का दर्द जापान के लोगों के अंदर सालों साल चला। वॉर खत्म होने के बाद जापान तो बिल्कुल खामोश हो गया, लेकिन दुनिया ने सवालात उठाना शुरू किए। और आई डोंट नो व्हाई इतना बड़ा अटैक करने के बाद भी अमेरिका को वॉर हीरो कहा गया और एटॉमिक बॉम्ब को कंपल्सरी वेपन बनाकर पेश किया गया। वहीं दूसरी तरफ अगर इंसानियत की बात करें तो जापान के लोगों के पास ना हॉस्पिटल से और ना डॉक्टरों के पास मेडिसिन। उनके पास जो बचा वो सिर्फ एक ही चीज थी, मरते हुए लोग। लोगों के बाल खुद ब खुद गिर रहे थे, जिस्म के ऊपर छाले बन रहे थे और रेडिएशन अपना काम कर रही थी, लेकिन उस वक्त किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ हो किस वजह से रहा है। नाउ आफ्टर ऑल दीज अटैक्स इस दुनिया के अंदर न्यूक्लियर वेपन की एक नई रेस शुरू हुई। अमेरिका के बाद सोवियत यूनियन, फिर ब्रिटिश, फिर फ्रांस, हर किसी ने इस चीज को हासिल करने की कोशिश की और हर मुल्क ने अपने पास हजारों एटॉमिक बम बनाकर सेव कर लिए। और इन सब चीजों के बाद अब ताकत सिर्फ आर्मी से नहीं रही थी, अब ताकत थी न्यूक्लियर वेपन से। आज हम जब हिरोशिमा और नागासाकी को हिस्ट्री के चैप्टर्स के तौर पर पढ़ते हैं तो लगता है कि ये सब बहुत पहले हो चुका है, लेकिन हम अभी भी उसी न्यूक्लियर एज के अंदर जी रहे हैं जो उस टाइम स्टार्ट हुई थी। आज इस दुनिया के अंदर इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि ये पूरी दुनिया कई बार तबाह की जा सके। अगर हिरोशिमा और नागासाकी अमेरिका की तरफ से एक वार्निंग थी तो क्या दुनिया ने इस वार्निंग से कुछ सीखा अब तक, या क्या हम अगला शहर चूज होने का इंतजार कर रहे हैं? आप सब्सक्राइब